सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, लोहार भोलानाथ की भट्टी से उठती आग पूरे वातावरण को लाल कर रही थी। हथौड़े की लगातार पड़ती चोटों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। चंद्रलेखा मिट्टी के घड़े में पानी लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा विश्राम कर लो जी। सुबह से हथौड़ा एक पल के लिए भी नहीं रुका तुम्हारा। भोलानाथ मुस्कुराया, विश्राम करूंगा तो पेट कैसे भरेगा चंद्रा। आज शाम तक ये हल के फल तैयार करके ठाकुर जी को देने हैं, वादा किया है मैंने। चंद्रलेखा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भोलानाथ ने हथौड़ा नीचे रखा और उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या बात है चंद्रा, कई दिनों से तुम्हारी आंखों में डर देख रहा हूँ, आखिर बात क्या है। चंद्रलेखा ने धीरे से कहा, आज सुबह जब मैं बाजार गई थी तब सेनापति दुर्जन के सैनिक गांव में घूम रहे थे। वे हर घर की जानकारी लिख रहे थे, कौन कहाँ रहता है, किसकी पत्नी कौन है, सब पूछ रहे थे। भोलानाथ ने हंसकर कहा, राजा के सैनिक है, कर वसूलने या राजकाज के लिए जानकारी लेते होंगे। चंद्रलेखा ने सिर हिलाया, नहीं जी, मुझे डर लग रहा है। लोग कहते हैं कि राजा भैरव देव किसी भी सुंदर स्त्री को अपनी संपत्ति समझता है, चाहे वह किसी की पत्नी ही क्यों न हो। भोलेनाथ की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने हथौड़ा कसकर पकड़ते हुए कहा, जब इन हाथों में ताकत है और इस शरीर में सांस है, कोई तुम्हारी ओर बुरी नजर से भी देख नहीं सकता। उधर राजमहल में राजा भैरव देव अपने विशाल सिंहासन पर बैठा था। दोनों ओर सैनिक खड़े थे और सामने दरबारी उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। राजकवि रसिक लाल बोला, महाराज, आपके तेज के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। राजा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। दुर्जन, बताओ, पश्चिमी सीमा वाले गांव से इस बार क्या भेंट आई है। दुर्जन बोला, महाराज, अनाज की बोरियां और स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने ऊबते हुए कहा, बस, बहुत दिन हो गए, इस बार उस गांव से कोई सुंदर स्त्री लाओ। याद रखो, इस राज्य की हर सुंदर वस्तु मेरी है। दुर्जन ने सिर झुका दिया, जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन राजा शिकार पर निकला। दोपहर की तेज धूप में उसे प्यास लगी। आम के पेड़ों के पीछे एक कुआं दिखाई दिया, वही एक स्त्री घड़ा भर रही थी। राजा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। सादे वस्त्रों में भी वह असाधारण रूप से सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर अद्भुत शांति। वह चंद्रलेखा थी। चंद्रलेखा ने राजा को देखा, प्रणाम किया और जाने लगी। राजा ने कहा, रुको, पहले तुम जल भर लो, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। चंद्रलेखा बिना कुछ बोले पानी भर कर चली गई। राजा ने तुरंत दुर्जन से पूछा, यह कौन थी। दुर्जन बोला, महाराज, यह चंद्रलेखा है, लोहार भोलानाथ की पत्नी। पूरे गांव में लोग इसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का सम्मान करते हैं। राजा के ओठों पर धीमी मुस्कान आ गई। सुंदर स्त्री तो बहुत देखी है, दुर्जन, लेकिन सुंदर और बुद्धिमान स्त्री, यह तो दुर्लभ होती है। इसे पाने में ही असली आनंद है। दुर्जन समझ गया कि राजा के मन में क्या चल रहा है। उसी शाम पूरे गांव में ढोल बजाकर घोषणा कर दी गई, सुनो सुनो, महाराज भैरव देव के आदेशानुसार लोहार भोलानाथ को कल प्रातः राज दरबार में उपस्थित होना है। महाराज उसके परिश्रम से प्रसन्न होकर उसे विशेष पुरस्कार देना चाहते हैं। गांव वाले हैरान थे, लेकिन चंद्रलेखा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि यह पुरस्कार नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी परीक्षा की शुरुआत है। भोर होते ही भोलानाथ ने स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और चंद्रलेखा के माथे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। चंद्रलेखा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने जाते जाते बस इतना कहा, जो भी हो, सत्य और स्वाभिमान का साथ कभी मत छोड़ना। भोलानाथ ने सिर हिलाया और राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही सैनिक उसे भव्य दरबार में ले गए। राजा भैरव देव अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने भोलानाथ को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर बोला, तो तुम हो भोलानाथ, तुम्हारी कारीगरी की प्रशंसा बहुत सुनी है। भोलानाथ ने झुककर प्रणाम किया, महाराज की कृपा है। राजा बोला, सुना है तुम्हारे बनाए औजार पूरे राज्य में सबसे अच्छे माने जाते हैं। भोलानाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाता हूँ महाराज।
राजा ने ताली बजाई। तुरंत एक सेवक सोने की थैली लेकर आया। यह तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। भोलानाथ ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, इतने विनम्र मत बनो। हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे लोगों पर गर्व है। कुछ पल रुक कर उसने बड़ी चालाकी से पूछा, वैसे तुम्हारी पत्नी का नाम चंद्रलेखा है ना? यह सुनते ही भोलानाथ थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, जी महाराज। राजा ने सहज बनने का अभिनय करते हुए कहा, सुना है वह बहुत बुद्धिमान है। हमारे महल में अगले सप्ताह विद्वानों की सभा होने वाली है। हम चाहते हैं कि वह भी उसमें आए। ऐसी योग्य स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। भोलानाथ के मन में हल्की सी शंका हुई, लेकिन राजा के सामने कुछ न कह सका। उसने केवल इतना कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। उसी समय सेनापति दुर्जन ने राजा की ओर देखा। वह समझ गया कि यह सम्मान नहीं बल्कि किसी और योजना की शुरुआत है। दरबार समाप्त होने के बाद राजा ने दुर्जन को अपनी निजी कक्ष में बुलाया। दरवाजा बंद होते ही राजा बोला, दुर्जन, मैंने उसकी आंखों में डर देखा। इसका मतलब शिकार जाल में फंसने वाला है। दुर्जन बोला, महाराज, यदि गांव वाले विरोध करे तो? राजा हंस पड़ा। डर और लालच, इन्हीं दो हथियारों से पूरा राज्य चलता है। पहले सम्मान का लालच देंगे, फिर आवश्यकता पड़ी तो शक्ति दिखाएंगे। उधर गांव में चंद्रलेखा बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। शाम ढलते ढलते भोलानाथ लौट आया। उसे सकुशल देखकर चंद्रलेखा ने राहत की सांस ली। लेकिन जब भोलानाथ ने राज दरबार की सारी बातें बताई और विद्वानों की सभा में बुलाने का निमंत्रण सुनाया तो चंद्रलेखा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि राजा का इरादा सम्मान करने का है। यह निमंत्रण किसी गहरी चाल का हिस्सा है। तभी बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। पूरा गांव चौंक उठा। 5 शाही सैनिक उसके घर के सामने आकर रुके। सैनिकों के मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, लोहार भोलानाथ, महाराज का दूसरा आदेश सुनो। कल प्रातः तुम्हारी पत्नी चंद्रलेखा को राजमहल में उपस्थित होना होगा। यह महाराज की विशेष आज्ञा है। आदेश का पालन न करने वाले को राजद्रोही माना जाएगा। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। भोलानाथ की मुठियां भीज गई, जबकि चंद्रलेखा की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प दिखाई देने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि अब वह केवल साहस और बुद्धि ही उन्हें इस संकट से बचा सकती है। भोर की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव बेचैन था। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, क्या चंद्रलेखा सचमुच राजमहल जाएगी? भोलानाथ सारी रात सो नहीं पाया था। उसने कई बार सोचा कि चंद्रलेखा को लेकर कहीं दूर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने गांव और लोगों की याद आई। यदि वह भाग गया तो राजा का क्रोध पूरे गांव पर टूट पड़ेगा। चंद्रलेखा ने शांत स्वर में कहा, भागने से संकट नहीं टलेगा। अब समय डरने का नहीं, बुद्धि से काम लेने का है। भोलानाथ ने उसकी ओर देखा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले उस अत्याचारी राजा के पास कैसे भेज दूं? चंद्रलेखा मुस्कुराई, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मेरे साथ सत्य होगा और भगवान का आशीर्वाद भी। उसी समय बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दी। सेनापति दुर्जन स्वयं सैनिकों के साथ उसके द्वार पर खड़ा था। चंद्रलेखा, महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोलानाथ आगे बढ़ा, मैं भी साथ चलूंगा। दुर्जन ने कठोर स्वर में कहा, आदेश केवल चंद्रलेखा के लिए है। चंद्रलेखा ने भोलानाथ का हाथ थाम लिया। चिंता मत कीजिए, मैं लौट कर आऊंगी। कुछ ही देर बाद राजमहल का विशाल दरबार सज चुका था। राजा भैरव देव अपने सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही चंद्रलेखा ने दरबार में प्रवेश किया, सभी की नजरें उसी पर टिक गई। राजा ने कहा, स्वागत है चंद्रलेखा, तुम्हारी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। चंद्रलेखा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज की कृपा है। राजा बोला, सुना है गांव के बड़े बड़े झगड़े तुम सुलझा देती हो। आज मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने इशारा किया। 2 सेवक एक बड़ी चांदी की थाली लेकर आए। थाली में 2 बिल्कुल एक जैसे हार थे। राजा मुस्कुराया। इनमें से एक हार असली हीरो का है और दूसरा नकली। यदि तुमने सही पहचान लिया तो तुम्हें सम्मान और इनाम मिलेगा। लेकिन यदि गलती हुई, पूरा दरबार सांस रोके देखने लगा। चंद्रलेखा ने दोनों हारों को ध्यान से देखा। उसने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। कुछ क्षण बाद वह बोली, महाराज, क्या मैं एक कटोरी पानी मंगवा सकती हूँ? दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने इशारा किया, पानी लाया गया।
चंद्रलेखा ने दोनों हारों को पानी में डलवाया। कुछ ही क्षणों में एक हार के धागे का रंग हल्का उतरने लगा, जबकि दूसरा वैसे ही चमकता रहा। चंद्रलेखा बोली, महाराज, असली हार वही है जिसका धागा पानी से प्रभावित नहीं हुआ। नकली हार बनाने वाला केवल पत्थरों की नकल कर सकता है, गुणवत्ता की नहीं। राजा ने स्वयं हार उठाकर देखा। उत्तर बिल्कुल सही था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में क्रोध जल रहा था। वह चाहता था कि चंद्रलेखा हार जाए और उसके पास उसे रोकने का बहाना मिल जाए। राजा बोला, अद्भुत, लेकिन मेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। कल तुम्हें एक और चुनौती दी जाएगी। यदि उसमें भी सफल हुई तो पूरे राज्य की सबसे बुद्धिमान स्त्री घोषित किया जाएगा। चंद्रलेखा समझ चुकी थी कि यह सम्मान नहीं बल्कि उसे महल में रोकने की चाल है। उधर गांव में भोलानाथ बेचैन होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसी रात राजा ने सेनापति दुर्जन को गुप्त कक्ष में बुलाकर कहा, कल की परीक्षा ऐसी होगी जिसमें कोई भी सफल नहीं हो सकेगा और उसके बाद चंद्रलेखा हमेशा के लिए यही रहेगी। दुर्जन ने पहली बार राजा की ओर असहज नजरों से देखा। उसे लगने लगा था कि यह अन्याय अब बहुत दूर तक जा चुका है। राजमहल में रात गहरा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन राजा भैरव देव के गुप्त कक्ष में दीपक अब भी जल रहे थे। राजा धीमे स्वर में बोला, दुर्जन, कल ऐसी परीक्षा होगी जिसे कोई नहीं जीत सकेगा। यदि चंद्रलेखा हार गई तो मैं उसे राजमहल की दासी घोषित कर दूंगा और यदि विरोध हुआ तो भोलानाथ को राजद्रोह के अपराध में बंदी बना लिया जाएगा। दुर्जन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, वह एक निर्दोष स्त्री है। राजा की आंखें लाल हो गई। दुर्जन, याद रखो, इस राज्य में न्याय नहीं, मेरी इच्छा चलती है। अगली सुबह फिर से भव्य दरबार सजा। चंद्रलेखा को दरबार के बीचों बीच बुलाया गया। राजा मुस्कुराया और बोला, आज की परीक्षा सरल है, लेकिन उत्तर केवल सच्चा बुद्धिमान ही दे सकता है। एक सेवक रेशम के कपड़े में लिपटा छोटा सा बीज लेकर आया। राजा ने बीज चंद्रलेखा की हथेली पर रखते हुए कहा, यदि तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो बिना मिट्टी, बिना पानी और बिना धूप के इसे एक दिन में अंकुरित करके दिखाओ। यदि पूरा दरबार हैरान रह गया। यह संभव कार्य था। चंद्रलेखा ने शांत स्वर में पूछा, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? राजा हंस पड़ा, पूछो। चंद्रलेखा बोली, यदि महाराज आज ही बिना सूरज निकले सुबह कर दे, बिना बादल के वर्षा करा दे और बिना समय बीते कल को आज बना दे, तो मैं भी इस बीज को एक दिन में अंकुरित कर दूंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण बाद कई विद्वान धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। सभी समझ चुके थे कि राजा ने असंभव शर्त रखी थी और चंद्रलेखा ने उसी तर्क से उसका उत्तर दे दिया। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, लेकिन वह खुले दरबार में कुछ नहीं कर सका। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि सचमुच तेज है। तभी एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में दौड़ता हुआ आया। महाराज, राज्य के उत्तरी भाग में डाकुओं ने व्यापारियों के काफिलों को लूट लिया है। राजा तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। यह अवसर देखकर दुर्जन धीरे से चंद्रलेखा के पास आया और फुसफुसाया, तुम्हारी जान खतरे में है। राजा तुम्हें किसी भी तरह महल में रोकना चाहता है, सावधान रहना। चंद्रलेखा ने पहली बार महसूस किया कि दुर्जन के मन में भी अन्याय के प्रति विरोध पैदा होने लगा है। उधर गांव में भोलानाथ भगवान शिव के मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा था। उसी समय एक अज्ञात वृद्ध साधु उसके पास आया और बोला, बेटा, संकट अभी शुरू हुआ है। यदि अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो केवल बल से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। भोलानाथ ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप कौन है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, समय आने पर सब जान जाओगे। अभी इतना याद रखो कि राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है। उसी से उसकी हार होगी। यह कहकर वह साधु धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। भोलानाथ उसे रोकने दौड़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह साधु जैसे हवा में विलीन हो गया। भोलानाथ समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसी शाम राजमहल में राजा भैरव देव ने अंतिम योजना बनाई। कल भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब पति ही कैद में होगा, तब चंद्रलेखा के पास झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। राजा की यह बात महल के बाहर खड़ा एक सैनिक सुन चुका था और वह सैनिक चुपचाप यह समाचार लेकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। भोर होने से पहले ही वह सैनिक गांव पहुंच गया। वह सीधे भोलानाथ के घर पहुंचा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने घबराए हुए स्वर में कहा, महाराज ने आज तुम्हें राजद्रोह के झूठे आरोप में बंदी बनाने का आदेश दिया है। जैसे ही सूरज निकलेगा सैनिक यहाँ पहुंच जाएंगे। भोलानाथ कुछ समझ पाता उससे पहले ही सैनिक बिना अपना नाम बताए वहां से चला गया।
चंद्रलेखा ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है। राजा बल से जीतना चाहता है, लेकिन हम सत्य और बुद्धि से जीतेंगे। कुछ ही देर में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सेनापति दुर्जन सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। लोहार भोलानाथ, महाराज के आदेश से तुम्हें राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। भोलानाथ ने पूछा, मेरा अपराध क्या है? दुर्जन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे केवल आदेश का पालन करना है। भोलानाथ ने बिना विरोध किए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसे लोहे की बेड़ियों में बांधकर महल ले जाया गया। यह दृश्य देखकर चंद्रलेखा की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। वह गांव के चौपाल पर पहुंची और ऊंची आवाज में बोली, आज अन्याय मेरे घर आया है, कल यह किसी और के घर भी आ सकता है। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी में जिएगी। एक-एक करके गाँव वाले उसके साथ खड़े होने लगे। तभी एक बूढ़ा किसान आगे आया। बेटी, बरसों पहले राजा ने मेरे बेटे को भी झूठे आरोप में कैद कर लिया था। मैं डर गया था, इसलिए चुप रहा। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर एक कुम्हार बोला, मुझसे भी बिना कारण दुगुना कर वसूला गया था। धीरे-धीरे पूरा गाँव चंद्रलेखा के साथ खड़ा हो गया। उधर राजमहल की काल कोठरी में भोलानाथ बेड़ियों में जकड़ा बैठा था। तभी अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, भोलानाथ। भोलानाथ ने देखा, सामने वही रहस्यमयी साधु खड़े थे। महाराज, आप यहाँ कैसे? साधु मुस्कुराए। जहाँ अन्याय होता है वहाँ न्याय का मार्ग भी स्वयं बनता है। उन्होंने अपनी लाठी से जमीन पर हल्का सा प्रहार किया। काल कोठरी की दीवार के नीचे एक पुरानी सुरंग का द्वार दिखाई देने लगा। साधु बोले, यह सुरंग सीधे पुराने शिव मंदिर तक जाती है। लेकिन याद रखना, भागना समाधान नहीं है। सही समय पर सत्य को सबके सामने लाना ही तुम्हारी विजय होगी। इतना कहकर साधु फिर अदृश्य हो गए। भोलानाथ समझ गया कि अब निर्णायक समय आ गया है। उसी समय राजमहल के दरबार में राजा भैरव देव ने घोषणा की, कल पूरे राज्य के सामने चंद्रलेखा को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। यदि वह मेरी आज्ञा नहीं मानेगी तो उसके पति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह समाचार सुनते ही पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि उसी रात चंद्रलेखा के हाथ एक ऐसा प्रमाण लगने वाला है जो उसके अत्याचारों का अंत कर देगा। रात का तीसरा पहर था। पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसी समय महल की एक वृद्ध दासी चुपके से गांव पहुंची। उसने चंद्रलेखा को एक पुराना संदूक सौंपते हुए कहा, बेटी, मैं बरसों से महल में सेवा कर रही हूँ। अपनी आंखों से न जाने कितने अत्याचार देखे हैं। अब और पाप का बोझ नहीं उठा सकती। इस संदूक में राजा के अत्याचारों के प्रमाण है। इसे संभाल कर रखना। चंद्रलेखा ने संदूक खोला। उसके भीतर पुराने फरमान, निर्दोष लोगों की जब्त की गई जमीनों के दस्तावेज और राजा के हस्ताक्षर वाले आदेश रखे थे। सबसे नीचे एक ताम्रपत्र था जिस पर लिखा था, राजा के पिता ने प्रजा की रक्षा और सम्मान की शपथ ली थी। चंद्रलेखा समझ गई कि यही राजा के अंत का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा। अगली सुबह राज दरबार लोगों से खचाखच भरा था। राजा भैरव देव ने ऊंची आवाज में कहा, चंद्रलेखा, आखिरी बार कहता हूँ, मेरी आज्ञा स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम्हारे पति को इसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाएगा। भोलानाथ बेड़ियों में जकड़ा दरबार में लाया गया। सैनिक तलवारें निकाल चुके थे। पूरा दरबार भय से कांप रहा था। अभी चंद्रलेखा आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, महाराज, दंड देने से पहले न्याय करना भी राजा का धर्म होता है। क्या मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा? राजा हंस पड़ा। कहो, आज तुम्हारी हर बात सुन ली जाएगी। चंद्रलेखा ने वह संदूक खोल दिया। एक एक करके उसने सभी फरमान दरबारियों और मंत्रियों के सामने रख दिए। फिर उसने ताम्रपत्र उठाकर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। राजा वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, जो स्त्रियों का सम्मान करे, जो न्याय को अपने स्वार्थ से ऊपर रखे। जो इन नियमों का पालन न करे वह सिंहासन का अधिकारी नहीं रहेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा चिल्लाया, झूठ है, यह सब झूठ है। तभी वृद्ध दासी आगे आई, नहीं महाराज, यह सब सत्य है। इन आदेशों पर आपके ही हस्ताक्षर है। वर्षों तक मैं इन्हें छिपा कर रखती रही, आज सत्य सामने आ गया। इतने में सेनापति दुर्जन भी आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार निकालकर राजा की ओर नहीं बल्कि जमीन पर रख दी। महाराज, मैंने वर्षों तक आपके आदेशों का पालन किया, लेकिन आज मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा। दुर्जन के पीछे पीछे सभी सैनिकों ने भी अपने हथियार नीचे रख दिए। राजा ने क्रोध में तलवार उठाई और चंद्रलेखा की ओर बढ़ा। उसी क्षण भोलानाथ ने अपनी बेड़ियां तोड़ दी। वह राजा और चंद्रलेखा के बीच आकर खड़ा हो गया। राजा ने तलवार चलाई, लेकिन भोलानाथ ने पास रखी लोहे की ढाल से उसका वार रोक दिया।
दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही देर में राजा का घमंड उसके साहस पर भारी पड़ गया। उसका पैर सिंहासन की सीढ़ियों से फिसल गया और तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। दुर्जन आगे बढ़ा और बोला, भैरव देव, आज से तुम्हारा अत्याचार समाप्त होता है। राजा को बंदी बना लिया गया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों के बाद राज्य की सभा ने निर्णय लिया कि अब से राज्य का शासन न्याय और धर्म के अनुसार चलेगा। भोलानाथ को राजकीय शिल्पाचार्य बनाया गया और चंद्रलेखा को राज्य की मुख्य न्याय सलाहकार का सम्मान दिया गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। लोग दूर दूर से चंद्रलेखा की बुद्धिमानी और भोलानाथ के साहस की कहानी सुनने आने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अत्याचार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में उसकी हार सत्य, साहस और बुद्धि के सामने निश्चित होती है।